हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सीपीसी का वीडियो लेक्चर सीरीज़। और आज की वीडियो से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे सीपीसी के ऑर्डर्स। तो अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको उन सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके हमारी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल तक पहुँच पाए। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर 1 का रूल 1 सबसे पहले ये कहता है कि हु मे जॉइन एज प्लेंटिफ। कौन होगा जो कि एज अ प्लेंटिफ किसी सूट को ज्वाइन कर सकता है। मान लीजिए मैं हूँ, मेरे किसी राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सूट फाइल करूँगा। तो मैं क्या कहलाया, मैं प्लेंटिफ कहलाया। मान लीजिए जो पर्टिकुलर मेरे राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है किसी व्यक्ति की वजह से या किसी इंस्टीट्यूशन की वजह से, सेम उसी इंस्टीट्यूशन या उसी व्यक्ति की वजह से किसी दूसरे इंसान का भी राइट का वायलेशन हो। मान लीजिए मैं मिस्टर ए हूँ तो मिस्टर बी का भी उस एक पर्टिकुलर XYZ इंस्टीट्यूशन की वजह से किसी राइट का वायलेशन हुआ है तो वो व्यक्ति भी एज अ प्लेंटिफ मेरे सूट में ज्वाइन कर सकता है। मतलब मेरा जो सूट है जो मैं फाइल कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक XYZ जो भी एक कंपनी है, जो भी इंस्टीट्यूशन है जिसके खिलाफ मैं एक सूट फाइल कर रहा हूँ फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, वो मेरा सूट है क्योंकि मेरे साथ कुछ मेरे राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। लेकिन सेम उसी कंपनी ने किसी और व्यक्ति के साथ भी ऐसा किया है तो वो व्यक्ति भी, मतलब मेरा जो सूट है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकता है। लेकिन उसमें क्या कंडीशंस है कि हम दोनों के जो राइट टू रिलीफ है वो एक सेम ट्रांजैक्शन या सेम सीरीज में अराइज होने चाहिए। मतलब जो चीज़ मेरे साथ हुई है सेम वही चीज़ उसी ट्रांजैक्शन में, उसी सीरीज में उस व्यक्ति के साथ हुई है। हम दोनों के साथ सेम फ्रॉड या सेम हम दोनों के सेम राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है सेम व्यक्ति के द्वारा या सेम इंस्टीट्यूशन के द्वारा सेम तरीके से, तो हम दोनों एज अ प्लेंटिफ एक सूट को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए हम दोनों ने अलग अलग सूट फाइल किए थे, मैंने अलग सूट फाइल किया था, उसने अलग सूट फाइल किया था, तो कोर्ट के पास ये पावर रहती है कि वो दोनों सूट्स को ज्वाइन कर सकती है एक साथ और उन्हें मर्ज करके एक ही ट्रायल चला सकती है उन दोनों सूट्स का। भाई एक ही, मान लीजिए डिफेंडेंट एक ही है, XYZ कंपनी है, उस एक ही कंपनी के खिलाफ दो अलग अलग जगह पे सेम चीज़ के लिए केस चल रहा है। उसने दो अलग लोगों के साथ बिल्कुल सेम तरह से फ्रॉड किया था या सेम तरह से उनका कोई राइट का इन्फ्रिंजमेंट किया था या फिर सेम तरीके से उनके साथ कोई ऐसी डील कर ली थी या फ्रॉड कर लिया था जो कि दोनों पार्टीज़ के साथ सेम है। लेकिन दोनों पार्टीज़ को पता नहीं है भाई हम दोनों के साथ सेम चीज़ हुई है। उन दोनों ने अलग अलग सूट फाइल किया है, एक ने अलग कोर्ट में किया है, एक ने अलग कोर्ट में किया है, और एक ही डिफेंडेंट है और उसका दो अलग अलग कोर्ट में चल रहा है। तो अगर कोर्ट को ही लगता है कि भाई ये दोनों जो सूट्स हैं ये एक साथ मर्ज कर देने चाहिए, एक ही जगह चलने चाहिए, तो कोर्ट के पास ही पावर रहती है कि वो उन दोनों सूट्स को मर्ज कर सकती है, मर्ज कर लेगी एक ही जगह, एक ही ट्रायल में वो दोनों सूट चलेंगे। दोनों पार्टीज़ क्या कहलाएंगी, जॉइंडर कहलाएंगी उस सूट में, जॉइंडर ऑफ सूट कहलाएगा जो कि ठीक है। इसके बाद आता है रूल 2 जो कि कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। अभी हमने देखा कि एक ट्रायल चल सकता है अगर सेम ट्रांजैक्शन या सेम सीरीज में कुछ हुआ हो कोई दो पार्टीज़ के साथ, तो क्या करेंगी, एक ट्रायल चलवा सकती हैं, पार्टीज़ खुद भी चलवा सकती हैं या कोर्ट भी करवा सकती है। लेकिन रूल 2 क्या कहता है कि कब ट्रायल्स को सेपरेट कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने एक साथ एक सूट फाइल किया था और आपका ट्रायल चालू हो गया, लेकिन किसी भी स्टेज पे, ट्रायल की किसी भी स्टेज, या तो स्टार्टिंग में या मिड में या कोई इंटरिम ऑर्डर आने के बाद, ये कभी भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये ट्रायल जो है ये डिफर है, मतलब दोनों व्यक्तियों के साथ कुछ अलग अलग किया है, इसका कोई दूसरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है या इसका कोई दूसरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है या कुछ सेपरेशन है दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो ये जो सूट है ये एक नहीं हो सकता। दोनों पार्टीज़ को सेपरेट सूट फाइल करने पड़ेंगे उस व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि इन दोनों के साथ जो हुआ है वो सेम सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन में नहीं हुआ है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, मेरा कोई दूसरा राइट का इन्फ्रिंजमेंट, कोई दूसरे राइट का इन्फ्रिंजमेंट किया उस कंपनी ने, और जो पर्सन बी है उसके किसी दूसरे राइट का इन्फ्रिंजमेंट किया है। तो ऐसे में हमने मान लीजिए एक सूट फाइल कर दिया, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगा कि नहीं यार ये दो अलग अलग सूट्स हैं, मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को अलग अलग सूट, दोनों के लिए अलग अलग सूट फाइल होना चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग ट्रायल चलने चाहिए। तो कोर्ट किसी भी पोजीशन पर, चाहे केस कहीं भी चल रहा हो, चाहे कोई इंटरिम ऑर्डर हो गया हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, कोर्ट सेपरेशन के लिए अलाउ कर देगी कि आप अपने दोनों ट्रायल्स को सेपरेट चलाइए। इसके अलावा रूल 1 में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, रूल 1 में जो दोनों पॉइंट्स हैं वो दोनों पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहले ये कि जो भी रिलीफ है वो सेम ट्रांजैक्शन में अराइज या सेम सीरीज में अराइज होना चाहिए। मतलब दोनों व्यक्ति जिस रिलीफ के लिए डिमांड कर रहे हैं वो सेम ट्रांजैक्शन में होना चाहिए। मतलब उस व्यक्ति ने जो एक सीरीज या एक जो ट्रांजैक्शन में उन दोनों के खिलाफ, दोनों के अगेंस्ट जो कुछ भी एक एक्ट किया है वो सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है। मतलब उस सेम चीज़ को करते हुए उसने उन दोनों व्यक्तियों के राइट का इन्फ्रिंजमेंट किया और वो उसी सेम चीज़ के लिए वो दोनों व्यक्ति रिलीफ मांग रहे हैं। तो सेम ट्रांजैक्शन में हुई किसी एक्ट के लिए अगर दोनों व्यक्ति रिलीफ मांग रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट ये फुलफिल होना चाहिए। और दूसरा, अगर वो सेपरेट सूट, मान लीजिए उन्होंने सेपरेट सूट फाइल किया है, लेकिन उन दोनों सूट्स में जो क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो सेम अराइज हो रहा है। मतलब उनने सेपरेट सूट्स भले सेपरेट फाइल किए हैं, दोनों अलग अलग सूट फाइल किए, लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है या जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो बिल्कुल सेम अराइज हो रहा है। दोनों बिल्कुल सेम चीज़ की डिमांड कर रहे हैं या दोनों का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है कि ऐसा क्यों किया इसने। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स फुलफिल हो जाते हैं साथ में,
तब कोर्ट के पास ये राइट है कि वो दोनों को क्या करेगी, ज्वाइन कर देगी, दोनों सूट्स को ज्वाइन करके एक सिंगल ट्रायल में चलाएगी। लेकिन अगर इनमें से एक भी पॉइंट से कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता, कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं कोई एक पॉइंट डिफर कर रहा है, कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि फुलफिल नहीं हो रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ऑर्डर 1 रूल 2 में उन्हें सेपरेट कर देगी। क्या करेगी, उन सूट्स को सेपरेट कर देगी, बोले कि आप अलग अलग सूट चलाइए, आप अलग कोर्ट में चलाइए, आप अलग कोर्ट में चलाइए, क्योंकि आपके दोनों का जो क्वेश्चन है वो अलग अलग है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ जो भी अराइज हो रहा है वो दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, दोनों अलग अलग कोर्ट्स में चलाइए। या फिर अगर कोई प्लेंटिफ डिले कर रहा है सूट को, डिले कर रहा है ट्रायल की प्रोसेस को डिले कर रहा है किसी वजह से, या फिर एम्बेरस कर रहा है ट्रायल को, मतलब या तो कुछ गलत चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है या गलत तरह से ट्रायल में एंटर हो रहा है या डिले कर रहा है, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है, ट्रायल को आगे बढ़ा रहा है बार बार, और इससे दूसरी जो पार्टी है या एक से ज़्यादा दूसरी जो पार्टीज़ हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो पार्टीज़ भी कोर्ट को ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमें इस व्यक्ति से सेपरेट ट्रायल चलाने की और परमिशन दी जाए कि इस व्यक्ति का ट्रायल अलग चले और हमारा अलग चले, क्योंकि ये हमारा और कोर्ट दोनों का टाइम वेस्ट कर रहा है। या फिर वहीं कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है सबका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो इसको ऑर्डर दें कि ये अपना अलग सेपरेट ट्रायल चलाए और बाकी के जो जॉइनर्स हैं वो अपना ट्रायल जो है अलग एक सूट फाइल करके उसमें चलाएं। ये चीज़ जो कोर्ट अपने मन से भी कर सकती है या प्लेंटिफ भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रूल 3। रूल 1 में हमने देखा कि कैसे दो लोग एक ही सूट में एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकते हैं। रूल 3 में हम देखेंगे कैसे दो लोग एक ही सूट में एज अ डिफेंडेंट ज्वाइन हो सकते हैं, या तो कोर्ट उन्हें करेगी या तो जो पार्टीज टू प्लेंटिफ जो प्लेंटिफ हैं, पार्टीज टू सूट है वो करेंगे। तो ये कैसे होता है, इसके लिए भी 2 पॉइंट्स को फुलफिल होना जरूरी है, और ये वही 2 पॉइंट्स है जो रूल 1 में थे। एक तो राइट टू रिलीव अराइजिंग आउट ऑफ सेम ट्रांजेक्शंस, और दूसरा कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइजिंग। पहले हमने क्या देखा था कि उन दोनों व्यक्तियों का सेम राइट इन्फ्रिंज हुआ है एक किसी व्यक्ति के द्वारा, सेम ट्रांजेक्शन में हुआ है, दोनों अगर अलग अलग ट्रायल चला रहे हैं तो दोनों का जो क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो सेम अराइज हो रहा है एक ही व्यक्ति के लिए। अब यहाँ मान लीजिए क्या है, प्लेंटिफ एक है और प्लेंटिफ का जो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है या जो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है या फिर वो जो रिलीफ क्लेम कर रहा है वो 2 लोगों के लिए क्लेम कर रहा है और अलग अलग ट्रायल में क्लेम कर रहा है, या अलग उसने 2 लोगों के खिलाफ ए और बी के खिलाफ अलग अलग सूट फाइल किया है लेकिन एक ही ट्रांजेक्शन में। मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर थे, उनने एक एग्रीमेंट किया था सी के साथ। ए और बी क्या था, यहाँ पे ए और बी पार्टनर थे, उनने सी के साथ एग्रीमेंट किया था कि हम इतने टाइम में आपका ये काम करेंगे या आपको ये चीज़ें डिलीवर करेंगे, लेकिन उनने क्या किया, उन्हें ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में सी ने क्या किया, सी ने उन दोनों के खिलाफ सेपरेट ट्रायल चला दिया, जबकि उन्होंने कॉमन एग्रीमेंट किया था, साथ में एग्रीमेंट, मान लीजिए सेपरेट एग्रीमेंट भी किया था लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में किया था, एक ही चीज़ के लिए उन्होंने सेपरेट एग्रीमेंट किया था। अब सी ने क्या किया, सी ने एक सेपरेट ट्रायल चला दिया दोनों के खिलाफ। यहाँ कोर्ट को क्या लगा यार कि 2 ट्रायल अलग अलग चल रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन में, सेम सीरीज में, दोनों में सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, बस ये है कि डिफेंडेंट अलग अलग है। पहले क्या था, पहले प्लेंटिफ अलग अलग थे, क्वेश्चन सेम था, डिफेंडेंट एक था। अब डिफेंडेंट 2 हैं, प्लेंटिफ एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ जो अराइज हो रहा है वो सेम है। दोनों ही जो डिफेंडेंट है उनके खिलाफ जो क्लेम किया गया है या जो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है वो सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा है और सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है। ऐसे कंडीशन में जो कोर्ट होगा वो उन दोनों ही ट्रायल्स को कॉमन ज्वाइन कर देगा, उन दोनों ही ट्रायल्स को कॉमन एक ही ट्रायल में करके दोनों ही सूट्स को एक ही ट्रायल में करके चलाएगा कि भाई ये जो 2 अलग अलग आपने ट्रायल 2 अलग अलग सूट्स फाइल किए हैं, 2 अलग अलग जो ट्रायल चल रहे हैं ये अलग अलग ना चल के एक भी चल सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 व्यक्ति हैं ये दोनों ही व्यक्ति एक ही ट्रांजैक्शन एक ही ट्रायल के अंडर आ रहे हैं। तो यार रूल 1 और रूल 3 का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है कि इन्हें अवॉइड करना है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रायल्स या मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को। मल्टीपल प्रोसीडिंग्स ना चले सेम चीज़ के लिए, एक ही प्रोसीडिंग चले, उससे क्या होगा, उससे कोर्ट का टाइम भी बचेगा और एक्सपेंसेस भी कम लगेंगे। आप एक ही चीज़ के लिए अलग अलग ट्रायल चलाओगे तो कोर्ट का भी उतना टाइम जाएगा, आपका भी जाएगा। 1-2 जज एक ही चीज़ के लिए बिजी रहेंगे या 2 अलग अलग कोर्ट्स एक ही चीज़ के लिए बिजी रहेंगे और साथ में एक्सपेंसेस भी डबल लगेंगे एक ही चीज़ को करने के लिए। तो इससे बचने के लिए कोर्ट क्या करती है, कोर्ट अगर सेम ट्रांजैक्शन में कोई एक्ट हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उन्हें एक साथ एक ही में करके चलाती है। इसके बाद देखते हैं रूल 3A जो कि कहता है पावर टू ऑर्डर टू सेपरेट ट्रायल्स विद जॉइंडर्स और डिफेंडेंट में एम्बेरस टू डिले ट्रायल। सेम चीज़ हमने रूल 3 में पढ़ी थी कि कोर्ट के पास ही पावर है कि वो ट्रायल सेपरेट कर सकती है। रूल 3 में क्या था कि जब कोई प्लेंटिफ या तो एम्बेरस कर रहा है या फिर डिले कर रहा है ट्रायल को, या कोई दूसरी चीज़ से ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है ट्रायल को करने से, यानी ट्रायल होने में ऑब्स्ट्रैक्शन पहुंचा रहा है, ट्रायल को डिले कर रहा है, ऐसे में कोर्ट क्या कर सकती थी, कोर्ट सेपरेट कर सकती है ट्रायल्स को। सेम वही चीज़ अगर रूल 3A में दिया है, अगर कोई डिफेंडेंट ऐसा कर रहा है,
कोई डिफेंडेंट ट्रायल को डिले करवा रहा है या कोई दूसरे तरह से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है ट्रायल करने में, तो कोर्ट के पास यहाँ 3A में भी वही राइट है कि वो क्या करेगी, ट्रायल्स को सेपरेट कर देगी, सेपरेट ट्रायल चलाएगी दोनों ही डिफेंडेंट्स के लिए। इसके बाद देखते हैं रूल 4 जो कि कहता है कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज। कोर्ट जो है वो एक या एक से ज़्यादा जॉइंटर पार्टीज़ के लिए उनके खिलाफ या उनके फेवर में जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है वो पास कर सकता है। मान लीजिए 2 डिफेंडेंट्स हैं और 2 प्लेंटिफ हैं, तो कोर्ट जो है या तो सेपरेटली दोनों प्लेंटिफ के लिए अलग अलग ऑर्डर सुना सकता है, दोनों को अलग अलग तरह का कंपनसेशन प्रोवाइड करवा सकता है, या दोनों को जॉइंटली सेम कंपनसेशन प्रोवाइड करा सकता है सेम अमाउंट का। या फिर डिफेंडेंट्स भी ऐसा होता है उनकी लाइबिलिटी के बेस पर दोनों के खिलाफ अलग अलग ऑर्डर या अलग अलग जजमेंट हो सकता है। मान लीजिए ए और बी की लाइबिलिटी अलग थी, ए की जो लाइबिलिटी अराइज हो रही थी वो थोड़ी ज़्यादा थी बी के कंपैरिजन में, तो ए के खिलाफ जो जजमेंट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, या जो ऑर्डर पास करा जाएगा वो थोड़ा अलग होगा एज कम्पेयर टू बी। तो ये चीज़ भी रूल 4 में दी हुई है कि ये कोर्ट पर डिपेंड करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप जॉइंटर हैं तो आप दोनों के खिलाफ जो भी जजमेंट या जो भी ऑर्डर पास होगा वो सेम होगा। भले ही आप जॉइंटर हैं, आप एक ही पार्टी एक ही ट्रांजेक्शन है, लेकिन डिफेंडेंट्स के लिए उनकी लाइबिलिटी पे बेस करता है कि उनकी लाइबिलिटी कितनी अराइज हो रही है। डिफेंडेंट के केस में जितनी उनकी लाइबिलिटी अराइज हो रही है उतना ही उनके खिलाफ ऑर्डर या उतना ही उनके खिलाफ डिसीजन दिया जाएगा, उतना ही उनके अगेंस्ट जजमेंट पास किया जाएगा। सेम वही चीज़ प्लेंटिफ में भी अराइज होती है कि प्लेंटिफ का जितना रिगार्ड हो रहा है, प्लेंटिफ ने जो क्लेम किया है, प्लेंटिफ का जो उस ट्रांजैक्शन में जितना भी लॉस हुआ है, जो भी उसका राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, उसके लिए उसे जितना कंपनसेट किया जा सकता है केवल उतना ही करेगा। अगर दूसरी पार्टी को थोड़ा ज़्यादा लॉस हुआ है तो उसको ज़्यादा कंपनसेट किया जाएगा पहली पार्टी के कंपैरिजन में, अगर पहली को कम लॉस हुआ है, या अगर दोनों को बराबर हुआ है तो दोनों को सेम कंपनसेट भी किया जा सकता है। मतलब या तो अलग अलग भी कर सकते हैं या सेम भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं रूल 5 जो कि कहता है डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। ज़रूरी नहीं है कि डिफेंडेंट जो है वो सारे क्लेम्स के लिए इंटरेस्टेड हो, या ज़रूरी नहीं है डिफेंडेंट जो है उस पर सारे क्लेम्स अप्लाई किए जाएँ। मान लीजिए 4 डिफेंडेंट्स थे, 4 ही प्लेंटिफ थे या 3 प्लेंटिफ थे और 2 या 3 डिफेंडेंट्स थे, और उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें डिमांड कर दी या क्लेम कर दी अपने सूट में कि हमें बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें चाहिए डिफेंडेंट्स से। ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ें उन डिफेंडेंट से दिलवाई ही जाए, या एक ही डिफेंडेंट वो सारी चीज़ें दे, या हर डिफेंडेंट, मान लीजिए 3 डिफेंडेंट है ABC, इनने 3 चीज़ें डिमांड करी, तो ऐसा नहीं कि पहला भी वो 3 चीज़ देगा, दूसरा भी वो 3 चीज़ देगा और तीसरा भी वो तीनों देगा। या तो तीनों अलग अलग दे देंगे, मान लीजिए 1 लाख रुपये डिमांड किए हैं तो एक, या फिर 1,20,000 डिमांड किया तो तीनों के बीच में उसको या तो डिवाइड भी कर देंगे या फिर इसको कम भी कर देंगे कि भाई 1,20,000 आपको कंपनसेशन या डैमेजेस नहीं दे सकते, हम कम देंगे, 50,000 देंगे, 60,000 देंगे। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कोर्ट कितना देता है। इसके अलावा आपने 3-4 चीज़ें डिमांड कर दी थी, आपने 3-4 तरह के रिलीफ जो है वो क्लेम किए थे अपने सूट में, तो कोर्ट ज़रूरी नहीं है कोर्ट वो चारों तरह के ही रिलीफ आपको दिलवाए। कोर्ट को जितने सही लगते हैं कि इतने ही दिलवाने चाहिए, यही अप्रोप्रिएट है, कोर्ट उतने ही रिलीफ डिफेंडेंट को कहेगा आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, उतना ही कंपनसेशन आपको प्रोवाइड कराने के लिए कहेगा। रेस्ट जितने बाकी के हैं उनको सेट असाइड कर देगा। इसके बाद आता है रूल 6 जो कि कहता है जॉइंटर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। एक व्यक्ति ने एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेम ट्रांजैक्शन में सेम चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो एक ही सूट में उन सभी व्यक्ति को जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट बनाकर उन सबके खिलाफ ट्रायल चला सकता है। उन सबके लिए अलग अलग ट्रायल से अलग अलग सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है कि एक जो व्यक्ति है उसने एक ही चीज़ में, एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही चीज़ के लिए अलग अलग व्यक्तियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, या एक ही कॉन्ट्रैक्ट या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो अलग अलग ट्रायल चलाए या अलग अलग सूट फाइल करे उनके खिलाफ। एक ही सूट में एक ही ट्रायल में वो सबके खिलाफ ट्रायल चला सकता है और सबको जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट बना सकता है, सबको डिफेंडेंट बना सकता है अपने सूट में। इसके बाद आता है रूल 7 जो कि कहता है व्हेन प्लेंटिफ इज अ डाउट फ्रॉम होम रिड्रेस टू बी सॉट। मतलब जो प्लेंटिफ है उसको ये कन्फ्यूजन है कि मेरे साथ जो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट या मेरे जो राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ ये किसने किया। मतलब उसने एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था या एग्रीमेंट किया था, और वो जो एग्रीमेंट है वो ब्रीच हो गया, लेकिन वो इस चीज़ की कन्फ्यूजन में है कि एक्चुअली ये हुआ किसकी वजह से है और कौन लाइबल होगा, कौन मुझे इसके लिए कंपनसेशन या डैमेजेस प्रोवाइड कराएगा, उसको ये नहीं पता कौन सी पार्टी होगी। तो वो दोनों के ही खिलाफ क्या करेगा, दोनों के खिलाफ एक ही सूट फाइल कर सकता है, और ये जानने के लिए कि कौन सा जो डिफेंडेंट है वो कितना लाइबल होता है या कौन सा डिफेंडेंट मुझे मेरे डैमेजेस प्रोवाइड कराता है, ये जानने के लिए जो भी प्लेंटिफ होगा वो दोनों ही पार्टीज को डिफेंडेंट बना सकता है एक सूट में। इसके बाद देखते हैं रूल 8 जो कि कहता है वन पर्सन में स्यू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। अगर एक ग्रुप ऑफ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, और उनका जो राइट इन्फ्रिंज हुआ है वो सेम, मतलब उन सबका सेम राइट इन्फ्रिंज हुआ है, लेकिन वो बहुत सारे हैं और वो अलग अलग सूट फाइल नहीं कर सकती है। अलग अलग सूट फाइल करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा कोर्ट का भी और उस डिफेंडेंट का भी जिसके खिलाफ उन्होंने सूट फाइल किया। भाई उस डिफेंडेंट को रोज़ अलग अलग लोगों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन राइज होगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो कोर्ट या तो ऐसे में उन व्यक्तियों को ये
ऑर्डर दे सकती है, या तो वो खुद से डिसीजन ले सकता है कि हम सबके बिहाफ पर एक कोई व्यक्ति हमें कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा, या तो हमारे खिलाफ हमारे बिहाफ पे किसी को स्यू करेगा, या फिर हमें डिफेंड करेगा कोर्ट में। दोनों ही चीज़ एक व्यक्ति किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए किसी ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में और उनका सूट आगे बढ़ा सकता है। इसलिए इस रूल 8 वाले सूट को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एज अ डिफेंडेंट भी और एज अ प्लेंटिफ भी। इसमें क्या रहता है, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहले तो न्यूमरस पार्टीज, मतलब नंबर ऑफ पार्टीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 पार्टीज हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आप हमारे क्या रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ। बड़ा ग्रुप होना चाहिए, ज़्यादा लोग होने चाहिए, ज़्यादा लोग होंगे तभी आप रिप्रेजेंटेटिव सूट करवा सकते हो। दूसरी चीज़, सबका जो इंटरेस्ट है वो एक ही सूट में या एक ही ट्रांजैक्शन में अराइज हुआ हो, मतलब वो जो क्लेम कर रहे हैं वो एक ही ट्रांजैक्शन की चीज़ हो, एक ही तरह से उनका जो राइट है वो इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। एक ही व्यक्ति ने एक ही तरह से एक ही राइट, किसी एक ही पर्टिकुलर तरह के राइट का या एक ही पर्टिकुलर तरह किसी चीज़ का उनका इन्फ्रिंजमेंट किया हो, तभी वो ग्रुप ऑफ पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जब तक कोर्ट परमिट नहीं करती इसके लिए आप रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं कर सकते। कोर्ट का परमिशन ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप 10 लोग थे, आपने सोचा चलो एक हमको जाके वहाँ रिप्रेजेंट कर देगा, हम बाकी नहीं जा रहे, हमारी मर्जी। ऐसा नहीं है। अगर पहले आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा कि सर हम 10 लोग हैं या हम 15 लोग हैं, हमारा सेम ट्रांजैक्शन है, सेम हमारा जो राइट है उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, लेकिन अगर हम अलग अलग सूट फाइल करते हैं या एक ही सूट में आते हैं, हम जॉइंटर कहलाएंगे, लेकिन हमें ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये यहाँ कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर कोर्ट आपको इस चीज़ की परमिशन देती है तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तीसरी चीज़, इंडिया में उस सूट से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज़ होंगी, मतलब मान लीजिए वो जो सूट फाइल हो रहा है उसकी जो पार्टीज़ हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में रहती हैं। कईयों को पता है कि ऐसा कोई सूट फाइल हो रहा है, कईयों को नहीं पता है, वो कोई दूसरी पार्ट में रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो ऐसे में जो व्यक्ति है जो कि उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे पहले उन्हें नोटिस देना पड़ेगा कि मैं आपको इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर कोर्ट में, इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव बन रहा हूँ वहाँ पर। जब वो उस चीज़ के लिए परमिट कर देंगे, हाँ आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए, हम इस सूट में एज अ जॉइंडर आ जाएंगे आपके रिप्रेजेंटेशन में, तो वो सूट उनके लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्टी मना कर देती नहीं हम अपना सूट अलग से चलाएंगे, तो फिर भाई वो पार्टी अलग हो जाएगी, लेकिन बाकी जिन्होंने हाँ किया है वो व्यक्ति उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहाँ पर उस सूट को आगे बढ़ाएगा। इसके बाद आता है रूल 8A, जो कि कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ पर्सन्स टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। 8A जो है वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर आता है। कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि कोई पार्टी टू सूट है जिसका ओपिनियन इस सूट में लेना चाहिए, इस ट्रायल में लेना चाहिए, उसका ओपिनियन ज़रूरी है यहाँ पर, तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकता है कि आप आइए और अपना ओपिनियन दीजिए। या फिर कोई पार्टी है जो सामने से बोलती है कि सर हम अपना कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं इस सूट के ऊपर, इस ट्रायल पर, तो कोर्ट अलाउ कर सकती है उन्हें उस प्रोसीडिंग में पार्ट लेने के लिए और उन्हें उस प्रोसीडिंग में अपना ओपिनियन देने के लिए। ये कहाँ पर 8A में, और ये चीज़ होगी रिप्रेजेंटेटिव सूट में, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव में कोई एक व्यक्ति आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए वो कुछ ऐसी चीज़, कोई चीज़ें हैं जो वो भूल गया बताना, या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो उसने वहाँ पे नहीं बताया, तो ऐसे में बाकी की जो पार्टीज़ हैं उनमें से कोई एक जाकर वहाँ पर अपना एक प्रेजेंट करवा सकता है कि सर ये चीज़ जो थी यहाँ मिस हो गई है, हम अपने कुछ चीज़ सामने से बताना चाहते हैं, अपना कुछ ओपिनियन रखना चाहते हैं, या हम इस प्रोसीडिंग का पार्ट बनना चाहते हैं। एज अ एक्टिव पार्टी नहीं, बट एज अ पार्टी हम कोर्ट आएंगे जब भी ट्रायल चलेगा, जिस भी दिन डेट होगी हम कोर्ट आएंगे, अपनी कुछ चीज़ें अपनी बताएंगे, वहाँ रखेंगे। तो अगर कोर्ट उस चीज़ के लिए अलाउ करता है, क्योंकि कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है, कोर्ट चाहे तो अलाउ करवा सकता है, चाहे तो ना करवाए, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है। अगर वो अलाउ करता है तो आप आकर अपना ओपिनियन वहाँ रख सकते हैं। इसके बाद आता है रूल 9, जो कि कहता है मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर। मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर मतलब जो पार्टीज़ थी, या तो वो किसी वजह से सूट में ज्वाइन नहीं हुई है, या तो गलती से या जानबूझकर, तो इसे मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर कहते हैं। तो ये कहता है नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड द कोर्ट मे इन एवरी सूट डील विद द मैटर ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी सो फार एज रिगार्ड द राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एक्चुअली बिफोर इट। मतलब कोई भी सूट कोर्ट तब तक रिजेक्ट या डिफीट नहीं किया जाएगा इस बेसिस पर कि कोई जो पार्टी है वो मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर होगी। मतलब कोई इंपॉर्टेंट पार्टी, कोई पार्टी थी जिसका इस सेम ट्रांजेक्शन में राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ था, इसी सेम ट्रांजैक्शन, इसी सेम एग्रीमेंट में उस पार्टी का भी राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ था और उसे यहाँ ऐड या नहीं किया गया, वो इंपॉर्टेंट पार्टी नहीं है, वो साइड पार्टी थी, मतलब वो भी एक जॉइंडर था लेकिन उसे सूट में इंक्लूड नहीं किया गया। तो ऐसे किसी केस में सूट को डिसमिस नहीं किया जाएगा। बाकी जो पार्टीज़ हैं वो भी तो है ना, उनके लिए उस सूट को आगे बढ़ाया जाएगा। कोई एक पार्टी ज्वाइन नहीं हुई है उसके लिए सूट को डिसमिस नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके नीचे एक प्रोविजन दिया है जो कहता है प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई ऑन नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। अगर कोई नेसेसरी पार्टी है और वो ज्वाइन नहीं कर पाई है, वो नॉन जॉइंडर है, तो फिर ये जो रूल 9 है वो वहाँ अप्लाई नहीं होगा। नेसेसरी पार्टी मतलब जो मेन पार्टी थी, जो मेजर पार्टी थी, जो सबसे पहली पार्टी थी। मान लीजिए
मैं एक मेन पार्टी था जिसने किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी चीज़ के लिए, या किसी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, और मेरे साथ बाकी के जो लोग हैं उनने भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, मतलब मेरे सबॉर्डिनेट्स थे वो जिनने साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था। या फिर मैं एक मेजर पार्टी हूँ और मेरे सेम ट्रांजैक्शन में बाकी सारे लोग भी मुझे एज ए जॉइंटर ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर मैं उस सूट में ऐड नहीं हूँ तो उस सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ मेजर पार्टी बन रहा हूँ। वहाँ पे रूल 9 का जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर कोई साथ सबॉर्डिनेट पार्टी है वो वहाँ ऐड नहीं होती है, लेकिन उनके जो राइट हैं उसका वहाँ प्रॉपर मेंशन किया गया है कि ये व्यक्ति भी यहाँ पर था लेकिन ज्वाइन नहीं किया गया है, तो ऐसे में जो सूट है उसको डिसमिस नहीं किया जाएगा। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इफेक्ट होता है, जिसको इस सूट में ऐड ना करने से उसे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, उसके राइट यहाँ भी इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो ऐसे में इस सूट को सेट असाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसे यहाँ ऐड करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब भी उसके राइट्स उसको पूरी तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे इस केस का जो भी डिसीजन आएगा, तो ऐसे में उस व्यक्ति को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर उस व्यक्ति को कोई इफेक्ट पड़ता है इस सूट में एज ए जॉइंटर ज्वाइन ना होने पर, मिस जॉइंटर हो जाने पर, तो फिर सूट को सेट असाइड करा जाएगा। लेकिन एक केस था बी प्रभाकर राय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारी पार्टीज जो है सूट में उन्हें ज्वाइन नहीं किया गया, मतलब कुछ पार्टीज सूट में ज्वाइन है और कुछ पार्टीज ज्वाइन नहीं है, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो सेम है उन पार्टीज का जैसा जो कि उस सूट में है, तो उस बेस पर उस सूट को डिसमिस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका इंटरेस्ट भी उस सूट में एक तरह से मर्ज किया है। मतलब दोनों पार्टीज जो ऐड हैं वो भी और जो ऐड नहीं है वो भी, उन दोनों का इंटरेस्ट सेम है, उनका कोई दूसरा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं है ऐसा जो कि उनके होने पर या ना होने से इस पर इफेक्ट पड़े। तो ऐसी किसी कंडीशन में सूट को डिसमिस नहीं किया जाएगा, सूट जैसा है वैसा का वैसे ही चलता रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं रूल 10 जो कि कहता है सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। जो सूट है वो किसी गलत व्यक्ति के नाम पे बना दिया गया है, जो कि एक्चुअली उसमें उस सूट का कोई पार्ट रखता ही नहीं है, या फिर जो प्लेंटिफ का नाम है वो वहाँ गलत लिख दिया गया है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई जिस प्लेंटिफ के नाम पे ये सूट फाइल किया गया है एक्चुअल में ऐसा कोई प्लेंटिफ यहाँ है ही नहीं, या जो नाम है उस प्लेंटिफ का वो गलत लिख दिया गया है, तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगी कि या तो आप इस प्रीवियस प्लेंटिफ को जिसका नाम या सूट पे मेंशन है इसे रिप्लेस करें दूसरे प्लेंटिफ के साथ, कोई दूसरा प्लेंटिफ लेके आए जो एक्चुअली इस सूट इस ट्रांजैक्शन में की पार्ट हो, जो एक्चुअली इससे कोई रिलेशन रखता हो, उस व्यक्ति से इस व्यक्ति को रिप्लेस करें, या फिर कोई दूसरे प्लेंटिफ को भी ज्वाइन करें इस सूट में, जिससे हमें पता पड़े कि एक्चुअली ये व्यक्ति है कौन। तो इस कंडीशन में अगर नाम गलत लिखा हो या फिर कोई गलत प्लेंटिफ ज्वाइन कर लिया गया हो, तो पुराने प्लेंटिफ को हटाकर उससे रिप्लेस करके दूसरा प्लेंटिफ वहाँ लाया जा सकता है। इस बेस पे सूट को डिसमिस नहीं किया जाएगा कि अगर प्लेंटिफ का नाम गलत लिखा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये बोनाफाइड मिस्टेक है, प्लेंटिफ का नाम गलत है, केवल प्लेंटिफ का नाम अगर सही कर दिया जाए या दूसरे प्लेंटिफ का नाम वहाँ लिख दिया जाए जो कि एक्चुअली उस पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन में था, उससे मिस्टेक सुधारी जा सकती है, तो सूट को डिसमिस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना सूट को डिसमिस करे भी ये काम किया जा सकता है। इसके बाद आता है रूल 12 जो कि कहता है अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट फॉर अदर। एक प्लेंटिफ या एक डिफेंडेंट या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट कोई दूसरे प्लेंटिफ या कोई दूसरे डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। जब कोई प्लेंटिफ ये परमिशन दे देता है कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये मुझे कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक डिफेंडेंट ये परमिशन दे देता है कि ये व्यक्ति मुझे कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो चीज़ इस रूल में आ जाती है। एक तरह से ये भी रिप्रेजेंटेटिव सूट ही कहलाएगा कि कुछ डिफेंडेंट्स ने या कुछ प्लेंटिफ्स ने ये कह दिया कि यार हम कोर्ट नहीं आ पाएंगे रोज़, तो हमारे बिहाफ पर ये एक व्यक्ति है जो हमें जब भी डेट होगी तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा। कुछ ने कहा है, सबने नहीं कहा है, बाकी सब अपने आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो है उनके बिहाफ पर कोई एक व्यक्ति उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ऐसे में उन्हें रिटर्न में एक नोटिस देना पड़ेगा, अपना स्वीकृति देनी पड़ेगी, वहाँ पे अपना परमिशन देनी पड़ेगी, रिटर्न परमिशन कि हमारे बिहाफ पर ये जो व्यक्ति है ये हमें वहाँ कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा जब ट्रायल चलेगा। इसके बाद आता है रूल 13 जो कि ऑर्डर 1 का आखिरी रूल है, जो कि कहता है ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर। अगर किसी डिफेंडेंट को या किसी प्लेंटिफ को नॉन ज्वाइंडर या मिस ज्वाइंडर के लिए ऑब्जेक्शन उठाना है कि भाई ये व्यक्ति जो है ये नॉन ज्वाइंडर है, ये सूट का ज्वाइंटर नहीं हो सकता, या ये जो व्यक्ति है ये सूट का ज्वाइंटर है लेकिन यहाँ सूट में प्रेजेंट नहीं है, तो उसे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा। जब क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, जब क्वेश्चंस ऑफ इशू मतलब जो इशू के पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे वो सूट बनाया गया है, जब वो अराइज हो रहे हैं उसके पहले ही फर्स्ट इंस्टिंक्ट में ही आपको ये ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके बाद उठाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने राइट टू ऑब्जेक्शन को वेव कर दिया गया है, आपका राइट टू ऑब्जेक्शन है वो वेव हो गया है। आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट में ही सबसे पहले आप जब ये ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, आपको जैसे ही पता पड़ गया कि भाई मिस ज्वाइंटर नॉन ज्वाइंटर है, आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट में ही क्या करना है, ऑब्जेक्शन उठाना है और तुरंत बताना है कि यहाँ मिस ज्वाइंटर तो नॉन ज्वाइंटर हुआ है। आप जितना लेट करोगे आपका ये राइट खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ऑर्डर 1 यही खत्म होता है। इसके आगे के ऑर्डर्स, इसके आगे के टॉपिक हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पर पहुँच पाए, हमारी वीडियोज़ देख पाएँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।